ट्विंस के ऊपर स्टडी आ रखी थी, जो जुड़वा बच्चे होते हैं आपने सुना होगा, तो उनके ऊपर स्टडी आ रखी है कि इंडिया की अगर कंट्रीब्यूशन देखें जुड़वा बच्चों के केस में, वो सबसे ज्यादा है थ्रू आउट वर्ल्ड। इवन केरला में तो आप एक ट्विन विलेज के बारे में भी सुनते हो, जहां पे मेजोरिटी घरों के अंदर जुड़वा बच्चे ही पैदा होते हैं। वहां पे जेनेटिक्स और एनवायरमेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। उन्होंने बाहर से ए कल्चराइजेशन नहीं होने दी, जिस वजह से वो जीन्स आज भी मेंटेन है, तो जुड़वा बच्चे ही वहां पे होते हैं। लगभग 23.4% जो ट्विंस हैं पूरे दुनिया के, वो आपको इंडिया में ही मिलेंगे। पर एस्टिमेशन लगाया गया है, स्टडी थोड़ी फ्यूचरिस्टिक है, यहाँ पे 22nd सेंचुरी की बात करी गई है, यानी कि जब साल आएगा 2100, तब ये जो जुड़वा बच्चों का रेट है ये ड्रॉप करेगा इंडिया के अंदर, लगभग 10.4% डिक्लाइन देखने को मिलेगा। अब पहले तो आपको ये ट्विंस के बारे में याद रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड 2 आर्टिकल्स आप पहले भी पढ़ चुके हो। नंबर 1 क्वेश्चन जो आपके स्टेट एग्जाम के लिए बन सकता है कि ये मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक ट्विंस क्या होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं हूबहू एक से दिखते हैं, पर कई बार ऐसे भी होता है लगते ही नहीं है कि वो जुड़वा बच्चे हैं। एक हमारे रिलेटिव्स हैं, तो मतलब मेरी दादी की जो बहन है, उनके जो हस्बैंड हैं, उनके मतलब जुड़वा भाई थे। हमारे बोर्ड के पेपर चल रहे थे, तो वो टीचर हैं। फिर मैं सोचूं कि ये तो टीचर थे ही नहीं, ये तो हॉस्पिटल में काम करते थे, यहाँ पे ये ड्यूटी कैसे कर रहे हैं। सारे पेपर में मैंने यही सोचा, क्योंकि हम हॉस्टलर थे तो फोन अलाउड होता नहीं था। फिर मैंने अपनी मम्मी को बताया कि ऐसे ऐसे दादाजी वहां आए थे, उन्होंने मेरे से बात तक नहीं करी और मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो तब मुझे पता चला कि अच्छा वो जुड़वा थे उनके, मतलब बिल्कुल सेम शक्लें थी। मोनोजाइगोटिक की कैटेगरी आती है जिसमें आप शक्लों में डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते। अब कई बार आपने देखा होगा कि सेम जेंडर के होते हैं, कई बार डिफरेंट जेंडर भी आता है। बढ़िया सवाल आपके स्टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। पर एक कंडीशन और पढ़ी थी आपने, जनवरी का है कोई? सिर्फ एक, फीटस इन फीटू, याद है थोड़ा थोड़ा? बच्चे के अंदर बच्चा बन जाता है कई बार, दैट कंडीशन इज कॉल्ड फीटस इन फीटू। इसके अलावा आपने एक कंडीशन और देखी होगी, कई बार बॉडी एक ही होती है, सर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, एक ही बॉडी के ऊपर 2 सर, तो उस कंडीशन को बोलते हैं कंजॉइंट ट्विंस। कंजॉइंट का मतलब है आधी बॉडी कनेक्टेड है, कुछ बॉडी के पार्ट सेपरेटेड है, मतलब सोल एक ही होगी, थोड़ा सा पार्ट डिफरेंट हो सकता है। तो ये सारी प्रोसेस कैसे होती है, ये आपके पेपर में पूछे जाते हैं। पहले स्टडी का एक आइडिया ले लो। तो सबसे पहले तो ये ट्विनिंग रेट क्या होता है। अब जो ट्विनिंग रेट है, नंबर ऑफ ट्विन बर्ड्स पर 1000 डिलीवरी, यानी कि टोटल डिलीवरीज जो हुई वो 1000 थी, उसमें से कितने ट्विंस पैदा हुए। अब यहाँ पे ट्राइजाइगोटिक भी आपने कंडीशन सुनी होगी कि 3 बच्चे भी पैदा होते हैं। हमारे रिश्तेदारी में हुए हैं 3 बच्चे भी पैदा, तो उसमें जो लड़के हैं वो मोनोजाइगोटिक हैं, यानी कि एक ही सेल से बने होंगे, और जो एक लड़की है वो डाइजाइगोटिक काउंट करी जाएगी, वो दूसरे सेल से बनी हुई थी। आजो 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 फटाफट से। तो जो लड़के हैं ना, दोनों बिल्कुल सेम दिखते हैं, सिंगिंग में उनको बड़ा शौक है, दोनों इकट्ठे गाने के लिए बैठते हैं, सिंक में चलते हैं दोनों। पर जो गर्ल है वो थोड़ी सी डिफरेंट लगती है उनके साथ, मतलब उतना सेम उसका फेशियल फीचर नहीं लगते। लड़के फादर की तरह ज्यादा लगते हैं, लड़की है वो मदर की तरह ज्यादा लगती है। तो ट्राइजाइगोटिक कंडीशन भी बन सकती है। कॉन्सेप्ट को समझोगे आपको एक आइडिया लग जाएगा, कभी भी ऐसी कोई न्यूज आती है तो वो कॉन्सेप्ट हिट करेगा जरूर, या फिर कोई भी केस आप ऐसा देखते हो अपने नियर बाय तो वो हिट करेगा जरूर। अब ये जो फीटस इन फीटू वाली मैंने कंडीशन बोली, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम शुरू से शुरू करेंगे इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्विनिंग रेट क्या देखा आपने, तो नंबर ऑफ ट्विंस कितने पैदा हो रहे हैं पर 1000 डिलीवरीज के ऊपर। रिस्क किसमें ज्यादा होता होगा, जहां पे सिंगल बच्चा है या फिर जहां पे ट्विंस पैदा होने हो। ट्विंस वाली कंडीशन में एक तो देखो थोड़ा टाइम से जल्दी ये पैदा करने पड़ेंगे, ऊपर से नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, मतलब पार्चुरेशन जिसको आप बोलते हो, ये टर्म नोट कर लो। पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है, वो जो लेबर पेन शुरू होती है और बेबी को डिलीवर किया जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। तो नेचुरल केस आप बहुत कम सुनोगे कि जुड़वा बच्चे थे और वो नेचुरल डिलीवरी के थ्रू पैदा हुए। ट्विंस के केस में सिजेरियन आप ज्यादा सुनने वाले हो। तो रिस्क ऑब्वियस सी बात है, नंबर ज्यादा होगा तो ज्यादा रिस्क बना रहेगा। और डेथ्स अगर देखी जाए तो डेथ्स बेशक कम है अगर बच्चों के केस में देखें, पर ट्विंस वाली डेथ जो है वो भी ज्यादा देखी गई है। एक और जो नई स्टडी में पता चली है बात, वो ये कि जो जैसे अब मैटरनल एज है, आज के टाइम पे लड़कियां थोड़ा लेट शादी कर रही हैं, कहीं 25 प्लस करती हैं, कईयों ने 20 to 25 के बीच में कर लिया होता है, कईयों ने 30 to 35, कहीं करते ही नहीं, अपनी अपनी इंडिविजुअल चॉइस है। तो जैसे जैसे ज्यादा उम्र में शादी कर रहे हैं वहां पे ट्विंस के चांसेस ज्यादा बन रहे हैं।
अब क्या रीजन हो सकता है? आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में सभी ने सुना है। एक टाइम आता है जब हार्मोन सिंक में नहीं रहते, कई बार 2 ओव्यूलेशन एक ही महीने में देखने को मिलती है, तो जो चांसेस बने हैं ट्विंस के वो भी ज्यादा देखे गए हैं। नंबर 2 जो कि आर्टिफिशियल मेथड है, आपने मेडिकल असिस्टेड रिप्रोडक्शन मेथड सुने होंगे, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जिनके बच्चा नहीं हो पाता डॉक्टर्स के पास जाते हैं ना कि आईवीएफ करवा लेते हैं, वहां पे एग्स दिए जाएंगे, स्पर्म्स दिए जाएंगे, बाहर ही उनको फ्यूज करा जाएगा, फिर मदर के वूम में डाल दिया जाएगा। तो वो बाहर करवाई फर्टिलाइजेशन आपने ताकि सक्सेसफुल हो। आजकल रील्स भी आती हैं बड़ी, आईवीएफ वाले जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं वो डालते हैं कि ये देखिए हमारे रिजल्ट्स कितने सक्सेसफुल रहे। और वहां पे भी पैटर्न देखा गया कि आजकल पेरेंट्स डिमांड करते हैं कि ट्विंस ही हो जाए, मतलब 2 बच्चे एक साथ ही हो जाए तो बिल्कुल हम भी फ्री हो जाएंगे। और उसमें भी जेंडर डिस्पैरिटी आप देखोगे कि एक मेल होता है एक फीमेल होता है। अब उसमें तो पता लग ही गया है कौन सा स्पर्म मेल बनाने वाला है कौन सा फीमेल, क्या पता तुक्का लगता हो। वैसे इलीगल है इंडिया के अंदर, आप जेंडर नहीं जान सकते बच्चे का। अगर आप अल्ट्रासाउंड भी करवा रहे हो, आप लिम्स को देखो, और जब डॉक्टर्स दिखाते हैं उसको तो वो हाइड कर देते हैं जब रिप्रोडक्टिव पार्ट आते हैं, पर वहीं पे फॉरेन कंट्रीज में बता दिया जाता है। तो डिपेंड करता है कहाँ पे इन्फेंटिसाइड ज्यादा है, बच्चों को मार कहाँ पे दिया जाता है, वो चीज देखी जाती है। तो इंडिया में एक आयरनी बोल लो या फिर एक ब्लैक डॉट बोल लो, ये रहा है। इंडिया में थोड़ा सा थोड़ा नहीं ज्यादा था, पेट्रियार्कल सोसाइटी ज्यादा थी हमारी, मतलब मेल्स को ज्यादा डोमिनेंस दी जाती है कि घर का मुखिया, तो मेल्स को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी। चलो ये तो बेसिक आ गया, थोड़ा सा आपने सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से इसके आइडियाज ले लिए। हाँ जी हाँ जी, यस नताशा, मिमी नाम की मूवी भी आई थी, ठीक है, वो सैरोगेसी पे थी। वैसे हमारा टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। नाउ नेक्स्ट इज मेडिकल रीजंस। तो ये जो ट्विन प्रेगनेंसीज होती हैं इनमें रिस्क ज्यादा रहता है, मदर को भी और जो बेबी होते हैं वो भी। और डिपेंड करता है आप कौन सी फैमिली में जो है आपने शादी करी, कहाँ पे ये बच्चे पैदा होने वाले हैं। अगर आपके पास पैसा अच्छा है तो ऑब्वियस सी बात है आपकी जो न्यूट्रिशनल डाइट होगी वो भी स्ट्रांग रहेगी, तो बच्चे हेल्दी होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। पर वहीं पे अगर फैमिली बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं है, यानी कि फाइनेंशियली अगर वीक है, तो उतना नरिशमेंट नहीं मिल पाएगा, शायद जो बच्चे पैदा होंगे वो अंडर नरिशमेंट की कैटेगरी में आएंगे। अब जैसे मैंने आपको एक केस बताया कि 3 बच्चे एक साथ पैदा हुए थे। अब वैसे बच्चा कितने किलोग्राम्स का होता है लगभग? 2 नहीं, 3.5 किलो 4 किलो तक भी जाते हैं। मैंने बोला ना डिपेंड करेगा बैकग्राउंड कैसा था। तो जो खाएगा पिएगा ठीक से, उनका बच्चा भी ठीक ठाक हेल्दी आएगा, तो 4 किलो मैक्सिमम 3.5 kg पे ये ब्रेक लग जाती है। तो इतना ही होता है। अब वो जो 3 बच्चे थे, अब वूम तो उतना ही है जिसकी इलास्टिसिटी 500 टाइम इंक्रीज करेगी, वो चाहे एक बच्चे के लिए या फिर 2 बच्चों के लिए। अब जब एक ही जगह पे 2 बच्चे आ रहे हैं, ये 3 बच्चे आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो जो यूट्रस है वो और ज्यादा एक्सपांड करने की ट्राई करेगा। और वो जो वजन है, अब ऐसे ही थोड़ी होगा कि हर एक बच्चे का वहां पे 4-4 किलो का वजन होगा, वो तो मर जाएगी लड़की जिसने डिलीवर करना है। 4-4-8 4-12 12 किलो उठा के कैसे चल सकता है कोई? तो उसमें क्या होता है कि जो ट्विंस होंगे उनमें वो वजन डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है। तो यहां से पता लग रहा है कि जो हेल्दी बेबी के केसेस देखे जाएंगे सिंगल वाले में ज्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। सिंगल में एक प्रॉब्लम और रहती है, दैट इज नियोनेटल फेज में उसको जाना पड़ता है कई बार। जैसे आपने सुना होगा प्री मैच्योर बर्थ हो गया था तो फिर मशीन में डालना पड़ता है। ये वाली प्रॉब्लम सिंगलेटन्स में आती है। सिंगलेटन मतलब एक ही बच्चा जब पैदा होता है, ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है। पर ट्विंस वाले केस में, मेजॉरिटी केसेस में, मेजॉरिटी बोला, एक आधा एक्सेप्शन हो सकता है, नियोनेटल वाला फेज होता ही होता है, मतलब डालना ही पड़ता है उनको थोड़ी दिन के लिए मशीन वगैरह के अंदर। डन, बैकग्राउंड क्लियर। अब आ जाते हैं इस टॉपिक पे दोबारा से वापस कि स्टडी क्या क्या बोलती है। सबसे पहले डेमोग्राफिक रीजंस क्या क्या हैं। देखो हमारी जो पॉपुलेशन है इस टाइम पे इंडिया फर्स्ट रैंक पे आ चुका है, डेमोग्राफिक डिविडेंड अपना सबसे ज्यादा है। नंबर 2 जो हमारी फर्टिलिटी रेट है वो डिक्लाइन कर रही है। जैसे एक टाइम था जब हम इंडिपेंडेंट हुए, तो इंडिपेंडेंट होने का कईयों ने ऐसा मतलब समझ लिया कि अब पॉपुलेशन बढ़ानी है, बच्चे करे जाओ बच्चे करे जाओ। एक्चुअल में वो बच्चे करने से उतना ज्यादा रिलेटेड नहीं था। एक तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स का पता नहीं होता था, और नंबर 2 जितनी ज्यादा बच्चे होंगे उतनी ज्यादा लेबर, उतने ज्यादा कमाने वाले होते थे। पर उससे निकल के आई डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? हाँ, मतलब छुपी हुई, कैसे दिखती है वो पर छुपी रहती है, आपके सामने होती है पर आपको दिखाई नहीं देती। कैसे? एक खेत में रिक्वायरमेंट थी 4 लोगों की, लेट से आप वहां पे काम पे लगा रहे हो 8 लोगों को, रिक्वायरमेंट 4 की थी पर आपने 4 और एडिशनल लगाए, वो वेस्ट हो जाएगी आपकी लेबर। तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर बहुत सारे बच्चे प्रोड्यूस करें, तो उस टाइम पे फर्टिलिटी रेट आपका 6.7 के आसपास भी रहता था। 0.7 इसलिए लगा दिया जाता है कि हो सकता है बीच में बच्चों की डेथ भी हुई हो, जरूरी थोड़ी होता कि सभी की सक्सेसफुली रहेगी। ये डिक्लाइन हुआ, फिर आप सुनोगे अभी कुछ स्टेट्स के अंदर 3 के आसपास भी है। मैक्सिमम जो अब आ चुकी है वो 2.1 पे आ चुकी है, मतलब 2 बच्चे
मैक्सिमम पैदा कर रहे हैं आज के टाइम पे पेरेंट्स। 0.1 अगेन फर्टिलिटी भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है बच्चों की, तो 0.1 लगा दिया जाता है। अब एस्टिमेशन लगाया गया है कि जब तक हम 2100 यानी कि 22nd सेंचुरी में एंटर करेंगे तो उस टाइम पे ये जो फर्टिलिटी रेट है ये 0.1% पे आने वाला है। मतलब आने वाले टाइम में जो फीमेल्स होंगी वो बोलेंगी हमको बच्चा नहीं पैदा करना है, तो जो फर्टिलिटी रेट है वो डिक्लाइन कर रहा है। तो एक रीजन तो ये भी बन गया कि ऑब्वियस सी बात है, वो ट्विंस हो या फिर सिंगलेटन्स हो, जैसे मर्जी बच्चे हो, नंबर तो डिक्लाइन करेगा एक टाइम पे आके। और नेक्स्ट कैटेगरी जो ज्यादा लेट शादियां कर रहे हैं आज के टाइम पे, मैटरनल एज में जो गैप आ चुका है, यानी कि फीमेल्स की जो प्रेफरेंस है वो थोड़ा लेट शादी करने का है, पहले सेटल डाउन हो जाओ, वो वाला जो फीचर है उसमें एक तो आ गया आपका मेडिकल असिस्टेड रिप्रोडक्शन। मतलब मेडिकली आपने डॉक्टर को बोला कि हमारा कंसीव नहीं हो पा रहा है, वहां पे उन्होंने आईवीएफ की ऑप्शन दी, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे भी दी जाती है, उतना डेप्थ में अपने को नहीं जाना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उन्होंने ऑप्ट करी, तो उस केस में भी आजकल ट्विंस को प्रेफरेंस दी जा रही है, नंबर 1। और एक जो नेचुरल रीजन इसके पीछे का हो सकता है वो ओव्यूलेशन का हो सकता है। जैसे आपने अपनी मदर से भी कभी सुना हो, अगर फीमेल्स के साथ ज्यादा ये कॉन्वर्सेशन रहती है रादर देन मेल्स, तो बोलते हैं कि फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो रही है, कि अभी 1 वीक पहले ही हुए थे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल थी, अब 2 हफ्ते के गैप पे ही आ चुकी है। मतलब जो ओव्यूलेशन है वो फ्लक्चुएट करती है जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, तो नेचुरल वे से ये पॉसिबिलिटी हो सकती है जो ओव्यूलेशन में पैटर्न चेंज होते हैं कि ट्विंस का नंबर ज्यादा होता है अगर फीमेल्स लेट शादी करती है। अब इससे इंस्पिरेशन नहीं लेनी है कि लेट शादी करेंगे तो ट्विंस पैदा होंगे, जरूरी नहीं है, ये स्टडी ने बताया, पैटर्न जो नोट करे हैं। चलिए बाकी जो डाटा कलेक्ट करा गया है वो हाई इनकम कंट्रीज में ज्यादा देखा गया, और हाई इनकम कंट्रीज में आपको ये वाला फैक्टर सबसे ज्यादा मिलेगा, मेडिकल असिस्टेड रिप्रोडक्शन। बाहर तो जेंडर बता भी दिया जाता है, तो अपनी चॉइस के हिसाब से बच्चे पैदा करवा लेते हैं कि हमको मेल चाहिए या फिर फीमेल चाहिए। एंड दूसरा जो लो इनकम सेटिंग है, लो इनकम सेटिंग जैसे अपना केरला की ही बात करी हमने, वहां पे ट्विन विलेज है, जुड़वा बच्चों का ही पूरा का पूरा गांव है। क्यों? जेनेटिक्स और एनवायरमेंट ने डिसाइड करा। क्यों? उन्होंने पॉल्यूशन वर्ड यहाँ पे डिग्रेडेशन से नहीं है, दूसरे जो लोग हैं जिनका जेनेटिक सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है उनको इन्वॉल्व नहीं करा अपनी टेरिटरी के अंदर, तो वो जो जीन्स थे वो प्योर ही रहे। पर इससे कई बार डिप्रेशन भी आ जाता है, जिसको बोलते हो आप जेनेटिक डिप्रेशन जैसी टर्म्स आती हैं, कि अगर एक ही फैमिली सर्कल के अंदर आप बार बार शादियां करवा रहे हो, तो एक टाइम आता है कि शायद कोई बीमारी थी जो बैकएंड पे बन रही थी वो आगे चल के आपको बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिखेंगी, फिर उसके बाद आप इंटरकास्ट की तरफ जाओगे। इंटरकास्ट यहाँ पे मेरा बोलने का मतलब है जो जेनेटिक बेसिस पे है, कि कहीं और शादी करवाते हैं, अपनी कम्युनिटी में नहीं करवाएंगे, तो ये प्रॉब्लम्स आती है। नाउ ये 2 कंडीशंस होती हैं जब ट्विंस फॉर्म होते हैं। तो बेसिक सी चीज अगेन बेसिक ही रहेगी, 2 चीजों का सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे रहेगा, दैट इज स्पर्म एंड ओवा। स्पर्म आपके मेल्स में प्रोड्यूस होगी एंड जो ओवम होगा वो फीमेल्स के केस में प्रोड्यूस होगा। दोनों का जब फ्यूजन होता है तो उससे क्या बनता है? जाइगोट। अब ये जाइगोट पहले सिंगल सेल्ड होता है, अब देखो यहाँ पे एक स्पर्म था एक ओवम था, दोनों के अंदर कितने कितने क्रोमोसोम? 23, और उसके बाद जब फ्यूज होंगे तो कितने आ जाएंगे? 46। इसी वजह से मेल और फीमेल की बॉडी के अंदर जितने भी जर्म सेल यानी कि ये जो स्पर्म और ओवम है इनका नंबर हाफ करना पड़ता है, और उस प्रोसेस का नाम होता है मियोसिस। बायोलॉजी वालों को पता होगा, बाकी अभी के लिए छोड़ सकते हो, साइंस में आप पढ़ोगे इसको। तो नंबर हाफ करना पड़ता है ताकि अगली जनरेशन को भी उतने ही क्रोमोसोम का नंबर मिले। अब आपने एक दिन पढ़ा था ट्राइसोमी ऑफ 21, याद है? डाउन सिंड्रोम, एक क्रोमोसोम बढ़ गया उसमें, उसको बीमारी का नाम दिया गया। तो मतलब 46 होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब ये जाइगोट क्या करता है? डिवाइड करता है। डिवाइड क्यों करना है? अब सेल थोड़ी पैदा होता है, क्या पैदा होता है वहां पे? बच्चा पैदा होता है, तो अपना इसको साइज इंक्रीज करना है तो उसके लिए डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब ये पहले एक सेल था, यहाँ पे डिवीजन शुरू हो जाएगी। अब मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ कर रही, जैसा आपको आइडिया लगना चाहिए। अब ये डिवाइड करना शुरू करेगा, यानी कि 1 से कितने बन गए? 2। अब इन 2 से भी फर्दर 4 बनेंगे, वैसे ही ये चेन चलती जाएगी, और जो एक बेबी है उसके लिम्स डेवलप करेंगे, ऑर्गन डेवलप करेंगे, एवरीथिंग डेवलप, और एक बच्चा तैयार हो जाता है। पर हुआ क्या? जब ये सेल डिवाइड करने लगा, एक कंडीशन आई कि ये सेल जब डिवाइड हुआ, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पर ये दोनों इंडिविजुअली ग्रो करने लग गए। इंडिविजुअल का मतलब ये अपना ग्रो करने लग गया, ये अपना ग्रो करने लग गया, एज अ सिंगल बॉडी ग्रो नहीं करे। तो जब ऐसे हो कि एक ही जाइगोट से जब डिवीजन के टाइम पे 2 सेल्स डिफरेंट बन जाते हैं और वो दोनों इंडिविजुअली ग्रो करना शुरू करते हैं, उस कंडीशन को आप पहले वाली बोलोगे, दैट इज मोनोजाइगोटिक ट्विंस। अब देखो फ्यूजन हो चुका था ना यहाँ पे, जब फ्यूजन हो चुका है तो क्या जेंडर इनका सेम होगा? दोनों का जेंडर मोनोजाइगोटिक, मोनो मतलब सिंगल,
सेम ही होगा क्योंकि एक ही जाइगोट से दोनों बने हैं, तो जेंडर तो पहले ही डिसाइड हो चुका था, तो दोनों सेल्स का जेंडर सेम मिलेगा। ये वो वाली कंडीशन है जहां पे आप बच्चों को बोलते हो बिल्कुल सेम है, डिटो कॉपी है, दैट कंडीशन इज मोनोजाइगोटिक ट्विंस। पहली कंडीशन क्लियर। यहाँ पे जेंडर के डिफरेंट होने के चांसेस नहीं होते। अब फिंगरप्रिंट्स की अगर बात करें तो फिंगरप्रिंट जो होते हैं वो हम फीमेल्स का जो यूट्रस होता है उसमें एमनियोटिक फ्लूइड बनता है। जब बच्चों की डिलीवरी होती है तो एक लिक्विड निकल के आता है, तो उसके प्रेशर से आपके फिंगरप्रिंट्स बनते हैं। ये जो हाथों के ऊपर आपने देखा होगा लाइंस बनी रहती हैं, वोलर पैड्स बोलते हैं उस टाइम पे जब ये बनने शुरू होते हैं, पहले फिंगरप्रिंट नहीं होते। बच्चों के हाथ देखना ग्रिप ग्रुप नहीं बनती, बड़े सॉफ्ट से होते हैं, कोई लाइन अभी प्रोमिनेंट नहीं बनी होती, तो वो बाद में डेवलप करते रहते। पर कई मोनोजाइगोटिक ट्विंस में देखा गया है कि उनके फिंगरप्रिंट्स भी सेम होते हैं। क्या इनका डीएनए सेम होगा? सेम होगा। सेम जाइगोट से बने हैं, सेम डीएनए बनता है, सेम जेनेटिक मटेरियल। डीएनए, इसकी वजह से जो सीरियल क्रिमिनल्स होते हैं ना, ये केसेस बहुत पढ़े थे हमने फोरेंसिक में, जहां पे मोनोजाइगोटिक ट्विन होते थे उनका डीएनए फेल हो जाता था एज अ मेथड, फिर उनका फिंगरप्रिंट यूज करना पड़ता था। अनिल, पक्की बात है ये, मोनोजाइगोटिक ट्विन जब बने ही एक जाइगोट से हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनका जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज गोइंग टू बी सेम। फिंगरप्रिंट के केस में रेयर हो सकता है। कैसे? नहीं, मैंने बोल तो दिया मेजॉरिटी केसेस में, थोड़ा बहुत एक्सेप्शनल आएगा जहां पे सेम मिलेंगे। हमारा भी यहाँ पे कोई एक लड़की स्टूडेंट है आई थिंक, सेम ही होते हैं, सेम, पूरा सेम, नहीं पता चल पाता है। क्रिमिनल्स का मैंने इसलिए एग्जांपल दिया, वो थोड़ा बैकग्राउंड का आ गया तो पता ही नहीं चल पाता था कि किया किसने है। एट द एंड सुई दो लोगों के ऊपर अटक जाती थी मोनोजाइगोटिक वाले केसेस में। डाइजाइगोटिक में तो बहुत वेरिएशंस होती हैं, आराम से पता लगता है। पर एक केस ऐसा भी आ सकता है जहां पे मोनोजाइगोटिक ट्विंस का फिंगरप्रिंट भी सेम होता है। रेयर ऑफ द रेयर केस। एक स्टूडेंट भी थी हमारी, जब हमने फीटस इन फीटू वाली कंडीशन पढ़ी थी तो उसने बताया था कि मेरा और मेरे ब्रदर, हम दोनों मोनोजाइगोटिक नहीं, वो डाइजाइगोटिक थे, उनमें भी फिंगरप्रिंट सेम आया था। डाइजाइगोटिक, अब मैंने दूसरी टर्म यूज करी। मोनो में तो चलो मान लिया फिंगरप्रिंट जो है वेरिएशन करेंगी, पर एक्सेप्शनल केस में सेम हो सकता है, याद रखिएगा। एक एक एक्सेप्शन जरूर आएगी दोनों में। दूसरी आती है डाइजाइगोटिक ट्विंस। डाई यानी कि 2 जाइगोट्स बनेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो ओव्यूलेशन का पैटर्न था, हो सकता है दोनों ही ओवरीज ने एक ओवम यहाँ पे रिलीज किया था, एक ओवम यहाँ पे रिलीज किया था। जैसे ही स्पर्म्स आएंगे तो इसको भी फ्यूज करेंगे और इसको भी फ्यूज करेंगे। 2 डिफरेंट जाइगोट यहाँ पे फॉर्म हुए, 2 डिफरेंट जाइगोट। अब मुझे बताओ इनका जेंडर सेम होगा या डिफरेंट हो सकता है? पक्की बात है कि डिफरेंट ही होगा हमेशा। सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि वो तो XX और XY। फीमेल के केस में जो मदर है उसमें तो XX ही क्रोमोसोम रहेंगे, तो दोनों बार क्या बनेंगे, XX। पर यहाँ पे क्या है, एक है X, एक है Y। हो सकता है यहाँ पे जो स्पर्म गया उसका X था तो XX बनेगा, फीमेल चाइल्ड आएगा। हो सकता है इस तरफ Y गया था तो XY यानी कि मेल चाइल्ड। पर ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे भी X ही गया हो तो दोनों फीमेल चाइल्ड। पर वो आपको हूबहू कॉपी शायद ना लगे, पर वो भी जुड़वा ही काउंट होंगे, क्योंकि ओव्यूलेशन 2 होगी थी, 2 ओवम यहाँ पे प्रोड्यूस हुए थे। इस कंडीशन को कहते हैं डाइजाइगोटिक। इनका जो डीएनए मटेरियल रहता है, जेनेटिक मटेरियल रहता है, वो डिफरेंट होता है। पर एक एक्सेप्शन यहाँ पे भी आती है, फिंगरप्रिंट कायदे से होना तो डिफरेंट चाहिए था, पर देखा गया है एक आध एक्सेप्शनल केस में कि डाइजाइगोटिक ट्विंस में सेम हो सकता है। तो एक्सेप्शन दोनों ही केसेस में, मोनो में भी एंड डाइजाइगोटिक में भी। इवन जो 2 लोग आपस में कहीं ना कहीं रिलेटेड भी नहीं है, मान लो आप इस कंट्री के अंदर हो, एक लड़का है या लड़की है जो यूएस में रहते हैं, बाय चांस आपके फिंगरप्रिंट भी सेम हो सकते हैं, बाय चांस, ये केसेस भी देखे गए हैं। तो एक्सेप्शन तो बायोलॉजी में थ्रू आउट रहती है। तो ये आ गया आपका दूसरा कंडीशन, दैट इज डाइजाइगोटिक। लग गया पता अब थोड़ा? जेंडर का पता है ना, ऐसे आ जाए बहुत स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट कि डाइजाइगोटिक के केस में डिफरेंट ही जेंडर होंगे तो वो गलत हो जाएगी, सेम भी हो सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज है। देन हम थोड़ा सा आगे जाएंगे अब, जो एक बार कंडीशन इंडिया में भी केस आया था मध्य प्रदेश में, तो हमने इसको किया था। इसको कहते हैं फीटस इन फीटू। अब एक टर्म याद रखना यहाँ पे, ये एक स्टूडेंट ने बताया था, जेफी। जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस, इन्फैंट। इन्फैंट मतलब नवजात, जो ताजा ताजा बच्चा पैदा होता है तो उसको इन्फैंट बोल देते हैं। तो उससे पहले जो डेवलपिंग स्टेज आती है उसको बोलते हैं फीटस। अब जब ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस बन रहे थे, वहां पे आपने क्या देखा, एक सेल था, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, दोनों ने क्या करना था, इंडिविजुअली ग्रो करना था मोनोजाइगोटिक वाली कंडीशन में। फीटस इन फीटू में क्या होता है, ये जो डिवीजन थी ये होनी तो कायदे से सेंटर से चाहिए थी। फीटस इन फीटू तब बनता है जब ये इररेगुलर डिवीजन होती है, मतलब सेल थोड़ा
दूरी पे जाके डिवाइड हुआ। अब ये जब बेबी ये वाला होगा, ऑब्वियसली बात है इसका साइज ज्यादा बड़ा देखने को मिलेगा, ये इसको भी अंदर ही ओवरलैप कर लेता है ड्यूरिंग डिवीजन। मतलब एक छोटा सा मास आपको बच्चे के अंदर दिखाई देगा जो कि बच्चे के जैसे दिखाई देता है, तो इसी वजह से इसको बोलते हैं बच्चे के अंदर बच्चा। द कंडीशन इज कॉल्ड फीटस इन फीटू। लग गया आइडिया? फीटस इन फीटू क्या होता है? इसका ब्रेन वगैरह कुछ नहीं डेवलप होता, थोड़ा बहुत ऐसे लगेगा आपको कि जैसे एक मास है जो बच्चे के अंदर रह गया। सुने कभी ऐसे केसेस आपने? न्यूज़पेपर में आते थे, मुझे याद है मैंने 8th क्लास में देखा था पंजाब केसरी में। मैंने तो खैर कुछ और ही कॉन्सेप्ट लगाया था वहां पे, वो ये नहीं था, ये मोनोजाइगोटिक ट्विन से रिलेटेड था। नहीं, डाई में तो हो ही नहीं सकता ना, वहां तो ओवम ही अलग अलग थे, उस केस में तो ओवम ही अलग थे ना। तो अगर उनमें, हाँ सुनो एक और पॉइंट यहां से जो इनका डाउट है, अब ये बोल रहे हैं कि दोनों ही साइड होगा। अब जरूरी थोड़ी है दोनों तरफ ओवम रिलीज हुए थे, पहली पॉसिबिलिटी। ये कंडीशन हो सकती है, आपने सुना होगा कि 4 बच्चे पैदा हो रहे हैं, 6 बच्चे पैदा हो रहे हैं, सुनिए ये कंडीशन। तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है 2 ओवम रिलीज हुए थे पर यहाँ पे 2 की जगह पे 3 जगह से ये डिवाइड कर गया, 3 बच्चे प्रोड्यूस होंगे इस केस में, तो ये पॉसिबिलिटी रहती है। तो उसमें भी फीटस इन फीटू देखा जा सकता है। पर ये यहाँ पे क्या होती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो फीटस इन फीटू है, एक वाला पार्ट जो होगा सेल का वो ज्यादा ग्रो कर जाएगा, दूसरे को अंदर ही ओवरलैप कर लेता है। बाद में सर्जरी के थ्रू अगर सक्सेसफुली निकल जाता है तो वेल एंड गुड। यूएस में एक केस देखा गया था, ब्रेन के अंदर ये बच्चा रह गया था, मतलब ब्रेन के अंदर क्रेनियम है उसके अंदर जाके, और निकाल तो दिया था पर 1 साल के बाद उस बच्चे की डेथ हो जाती है। जो पैदा हुआ था जिसके अंदर ये छोटा सा फीटू रह गया था, उस बच्चे की बाद में डेथ भी देखने को मिली थी। तो ये केसेस आते रहते हैं। ये कंडीशन थी फीटस इन फीटू। अब आपने एक और कंडीशन सुनी है विच इज कंजॉइंट ट्विंस। जैसे एक ही बॉडी के ऊपर 2-2 सिर लगे होते हैं, या फिर सिर एक होता है 2 बॉडीज होती हैं। अजीब सी कंडीशन होती है, अगेन डिफॉर्मिटी में ही उसको भी काउंट किया जाता है। कंजॉइंट भी आपकी कहां से बनेगी? मोनोजाइगोटिक। देखा होगा आपने कहीं कंधे से अटैच होते हैं, हमारी साइड एक केस था वो फेस से अटैच थे, तो पेट्रियार्की सोसाइटी लड़के को बचा लिया जाता है, लड़की को उसमें मारना पड़ गया था क्योंकि एक की डेथ तो होनी थी, तो स्पॉट्स रह जाते हैं। वैसे बम से भी बच्चे अटैच होते हैं तो वहां से कट लगता है, एक बच्चे की डेथ वहां पे भी देखने को मिलती है। तो कंजॉइंट में क्या हो रहा है, जब मोनोजाइगोटिक ट्विंस बन रहे थे तो ये जो डिवीजन थी ये प्रॉपर नहीं हो पाई। मतलब ये डिवाइड तो यहां से करके, जैसे मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ, इस तरह से कुछ डिवाइड कर गए आधे, ये दोनों इंडिविजुअली ग्रो कर रहे हैं, पर कोई सेगमेंट रह गया बॉडी का जहां से ये कनेक्टेड रह गए, वो कोई सा भी पार्ट हो सकता है बॉडी का। लग गया आइडिया? तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? कंजॉइंट ट्विंस। ज्वाइंट ट्विंस नाम से पता लग रहा है क्या इसका नेचर रहेगा। ट्विंस तो है पर ज्वाइंट है एक पॉइंट से, कंजॉइंट ट्विंस। आइडिया क्लियर? ट्राइजाइगोटिक कैसे हो सकता है? ट्राइजाइगोटिक मैंने आपको बता दिया कि हो सकता है 2 ही ओवम थे। अब पॉसिबिलिटी तो 2 ओवम की होगी, 3 होंगे, चलो फिर रिस्क उतना ही बढ़ता जाएगा जितनी बड़ी प्रेगनेंसी रहेगी, स्टार्टिंग में ही हमने देखा। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है, एक सेल क्या करेगा, ये भी 2 में डिवाइड कर जाएगा, इंडिविजुअली ग्रो करने लगेगा, और दूसरी तरफ क्या था, डाइजाइगोटिक, वहां पे जेंडर सेम रहेगा, इसका सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको केस स्टडी भी बताई है। डन? तो ये ट्विंस का आ गया, जिससे बढ़िया क्वेश्चन आपके पेपर्स में भी पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखना। लग गया पता सभी को? ठीक है। नाउ किस किस ने ये स्टडी करी है? तो स्वीडन ने करी है, जर्मनी ने करी है। बस केस स्टडी में इतना लिखना है कि स्टडी किस किस ने कंडक्ट करी थी। तो जर्मनी और स्वीडन की ये कलेक्टिव एक स्टडी रही है। इन्होंने डेटा कितना उठाया यहां से, तो 3 मिलियन बर्ड्स का डेटा उठाया हुआ है, और इसमें देखा फिर कि ट्विंस कितने कितने पैदा हो रहे हैं पर कंट्री के हिसाब से। ज्यादा जो डेटा इन्होंने उठाया वो हाई इनकम कंट्रीज का था, जहां पे MAR मेडिकल असिस्टेड रिप्रोडक्शन का एक मेजर कंट्रीब्यूशन देखा गया ट्विंस की फॉर्मेशन में, एंड 39 लो इनकम कंट्रीज को भी यहां से पिक करा हुआ है। अब इन्होंने बड़ी सुपीरियर और इंफीरियर से वर्ड्स यूज करे हैं। एक को लिखा है हाई इनकम कंट्रीज, और जो डेवलपिंग है उनके लिए लिखा हुआ है लो इनकम कंट्रीज। पर जब वर्ल्ड बैंक की आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो हम थोड़े से लो मिडिल इनकम कंट्री में ही लाइक करते हैं, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से वो डेजिग्नेट करते हैं। खैर वो इकोनॉमी का टॉपिक है, उसको भी साइड करती हूँ। डाटा के सोर्सेस क्या क्या रहे? अब सोर्स तो चाहिए होगा, जैसे मैंने इंडिया का क्या बताया आपको, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, तो वो आता है और उससे ये सारी डिटेलिंग इंडिया के बिहाफ पे गई, और वर्ल्ड लेवल पे कहां से आई, तो डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे और वर्ल्ड फर्टिलिटी सर्वे। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन प्रोजेक्शन बताता है कि जो फ्यूचर के ट्विन रेट्स हैं वो क्या रहेंगे, उन पैटर्न्स को इन्होंने स्टडी करा, प्लस फ्यूचर में कितने एक्चुअल में ट्विन बर्थ्स होने वाले हैं। थोड़ा सा थ्योरेटिकल डेटा ज्यादा है, हम नहीं आइडिया लगा सकते। आपको क्या पता है फर्टिलिटी रेट पता लगा, जैसे कुछ धर्म से अगर जोड़ लें तो नहीं, छोड़ ही देते हैं इस एग्जाम्पल को। कल को क्या पता कोई ऐसा प्रीचर आ जाए जो बोले कि ज्यादा बच्चे होने चाहिए और
फर्टिलिटी रेट 2.1 से बढ़ के पता लगा 4.1 पे दोबारा से आ गया, रिसोर्सेज पे भी बर्डन पड़ेगा। सेम कहीं ना कहीं थ्योरी भी रिपीट हो सकती है, पर क्या पता वर्ल्ड क्लास लेबर प्रोड्यूस हो जाए, पैटर्न चेंज हो सकते हैं। डेटा 2100 का लगाया हुआ है, 22nd सेंचुरी की, अभी 21st चल रही है, जिसका आधा भी खत्म नहीं हुआ है। तो थ्योरेटिकल है, पर हाँ डेटा के बेसिस पे दी गई है। नेक्स्ट इज ग्लोबल फाइंडिंग्स क्या क्या है। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, जैसे हमारी कंट्री है तो यहाँ पे ट्विन रेट ज्यादा है, इंडीड फर्स्ट रैंक पे है, तो बनती भी है बात। एंड दूसरी इंडिया के केस में अगर देखोगे तो 10.5% बाय 2100 तक डिक्लाइन करेगा। हम शायद देख भी नहीं पाएंगे तब तक कि हुआ डिक्लाइन या नहीं हुआ, तब तक आप अपनी सर्विस करके आपके नाने पोते सब आगे वो वाली जनरेशन चल रही होगी उस टाइम पे। बांग्लादेश में देखा गया है कि 20.2% डिक्लाइन देखा जाएगा, इन शॉर्ट डिक्लाइन देखा जाएगा। एंड क्या दिक्कत आएगी, सबसे बड़ी फर्टिलिटी बिलो रिप्लेसमेंट लेवल। अगर फर्टिलिटी रेट 0.1% पे जाता है तो मतलब बच्चे पैदा हो ही नहीं रहे। जो फीमेल्स हैं वो भी सोच रही है कि क्या बच्चे पैदा करने। थोड़ा सा इन्फ्लेशन भी फैक्टर कंट्रीब्यूट करेगा। आज के टाइम पे जितने भी कपल्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो यही बोलते हैं कि एक बच्चा बहुत है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो रखी है, बहुत महंगाई है, तो जो लिविंग कंडीशन है वो अल्टीमेटली महंगी होती है, तो बच्चे कम पैदा होते हैं। तो रिप्लेसमेंट लेवल कि अगर इन केस एक प्रेगनेंसी कंसीव भी करी, सम हाउ डेथ हो जाती है बच्चे की, तो शायद दूसरे के लिए ऑप्ट भी ना करे, तो जो फर्टिलिटी रेट होगा ये बिलो जाएगा रिप्लेसमेंट लेवल के। और बहुत कम वीमेन होंगी जो आने वाले टाइम में बच्चे पैदा करेंगी। तो ये कुछ सर्कमस्टांसेस इसके बैक एंड पे बताए हैं। बाकी ये लार्जेस्ट शेयर है हमारा 23.4% इंडिया का, बढ़िया डाटा है, आप इसको यूज कर सकते हो। रीजन क्या क्या बताए गए, तो जो हाई इनकम कंट्रीज हैं वहां पे मेडिकल असिस्टेड रिप्रोडक्शन मेथड ज्यादा देखा गया। जो मैंने आपको बताया, डॉक्टर्स वहां पे फ्यूजन करवाते हैं स्पर्म एंड ओवम की, एम्ब्रियो का भी करवाया जाता है। कईयों का जो वूम होता है मदर्स का, वो उतना वेल डेवलप नहीं होता, या फिर कोई बीमारी हुई थी एक टाइम के ऊपर तो बच्चा ठीक से डेवलप नहीं कर पाता। पर अगर किसी को कंसीव करके खुद डिलीवर करना है तो एम्ब्रियो भी डाला जाता है। तो ये सारी कंडीशन होती है आज के टाइम पे। हाँ, ये चीजें भी देखी गई हैं। आपने देखा ये वाला केस जिसमें बच्चा पूरा ही टेस्ट ट्यूब बेबी फॉर्म में, सुना है कभी? उसमें पता लग जाता है कि इसको मशीन के थ्रू डेवलप करा है। उतना ज्यादा नरिशमेंट शायद नहीं जा पाता थ्रू मशीन्स, तो डिफरेंस होता है थोड़ा बहुत। पर वहीं पे फॉरेन कंट्रीज में आप देखोगे पता ही नहीं लगता कि ये बच्चा जो है वो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करा गया था या नेचुरल तरीके से ही प्रोड्यूस हुआ था। तो टेक्नोलॉजिकल एरर्स आ जाएंगे। पर इंडिया के अंदर भी आईवीएफ का कॉन्सेप्ट आप काफी सुन रहे हो। अब जगह जगह पे बैनर्स भी लगे होते हैं कि सक्सेसफुल रेट्स हैं, शॉर्ट्स भी बनाए जाते हैं कि ये देखिए हमारे हॉस्पिटल से कितने सक्सेसफुल रेट निकल के आ रहे हैं। तो इंडिया में भी एमएआर का कॉन्सेप्ट काफी राइज किया है। ये लो 40 to 50% इंडिया के अंदर जो ट्विंस अब पैदा हो रहे हैं वो मेडिकल असिस्टेड रिप्रोडक्शन के थ्रू हो रहे हैं। तो मतलब ये पैटर्न इंडिया में भी देखा जा रहा है। और नेक्स्ट इज क्यों ये मैटर करता है, तो ट्विन प्रेगनेंसी ज्यादा रिस्कियर होती है अगर सिंगलेटन्स के साथ कंपेयर किया जाए। तो अगर ट्विन्स के ऊपर ज्यादा स्टडी करेंगे तो जो भी प्रॉब्लम्स आगे चल के आती हैं उसको हम बेटर स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा फैमिलीज विद ट्विन्स जेनेटिक प्रॉब्लम्स कई बार इमर्ज करती हैं, एक ट्विन में आ जाती है दूसरे में नहीं आ पाती। सैंपल्स के थ्रू स्टडीज को और बेटर तरीके से अंडरस्टैंड किया जा सकता है। ये आप स्किप कर सकते हो, बस इतना याद रख लेना इंडिया का डाटा कहां से उठाया गया है, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। और की फाइंडिंग्स क्या क्या हैं, तो 1993 में अगर ट्विंस का डाटा देखोगे तो 0.9% था, पर वहीं पे 2021 में देखोगे तो ये डाटा 0.9 से 1.5% जा चुका है। और एक कंट्रीब्यूशन मेडिकल असिस्टेड रिप्रोडक्शन का भी रहा है। तो नेक्स्ट इज अंडर 5 डेथ कितनी देखने को मिल रही है। ट्विंस की डेथ्स बेशक नंबर कम होता है, पर जितना होता है वो ज्यादा होता है। थोड़ा सा ट्विस्टर सा बन गया ये। अब ट्विंस जरूरी नहीं है कि हर फैमिली के अंदर प्रोड्यूस होगा, जहां पे भी प्रोड्यूस होगा चांसेस रहते हैं कि कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, आगे चल के डेथ हो सकती है, रिस्क ज्यादा मेंटेन रहता है। और उसके अलावा ट्विन मोर्टेलिटी जो है वो डिक्लाइन भी देखा गया है 179.8%। अभी 179.8 पे है, अगर सिंगलेटन्स के साथ कंपेयर करें तो ये नंबर ज्यादा है, पर वैसे डिक्लाइन हुआ है। पहले 190 प्लस था, 179 पे आया है, डिक्लाइन हुआ है। ये वही वाली बात होगी, 190 से आप रैंक ले लेते हो 180, इंप्रूव तो करा है पर फिर भी गैप बहुत कम है, तो अभी और ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो वैसे ये ट्विंस का केस था। मोर्टेलिटी रिस्क अगर देखोगे 7.5 टाइम्स ज्यादा रहता है इन केस ऑफ ट्विंस, वैसे 10 टाइम्स ज्यादा रहता है नियोनेटल फेज से। इंटेंसिटी देखो, नियोनेटल फेज किसी बच्चे का जो बर्थ था वो प्री मैच्योर हो जाता है, 8वें महीने 7वें महीने में मशीन में रखना पड़ता है, उसमें सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा रहते हैं इफ कंपेयर टू ट्विंस के केसेस में। तो उसमें मोर्टेलिटी रेट इज हाई। एंड रिस्क पैटर्न मैंने आपको बता दिया।
पॉलिसी रिकमेंडेशन करी गई हैं, हमें अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा डेवलप करना पड़ेगा। जो फर्स्ट लाइन की हेल्थ केयर वर्कर्स होती हैं उनको और ज्यादा ट्रेन करा जाएगी, जब ट्विन पैदा हो तो कैसे उन्होंने बेटर जो नरिशमेंट है वो उनको प्रोवाइड करना है। तो डिजीज के ऊपर हम स्टडी कर सकते हैं, ह्यूमन ट्रेट्स को स्टडी कर सकते हैं इवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से, जिनको इंटरेस्ट होता है एंथ्रोपोलॉजी एंड ऑल, उस बेसिस पे ये बोला है। इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यूनिटी की भी एक बड़ी प्रॉब्लम आ रखी है थ्रू आउट इंडिया, थ्रू आउट ग्लोब, तो उसको भी बेटर स्टडी किया जा सकता है। डायग्नोसिस और बेटर हो सकती है, बेटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करे जा सकते हैं और प्रिवेंशन के ऊपर फोकस किया जा सकता है। मतलब हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्विंस ये सारा इकट्ठे यहाँ पे कोलैबोरेट हो जाएगा। नाउ ये रिसर्च पेपर है, यू कैन स्किप, बस मैंने ऐड कर दिए थे यहाँ पे। सो ये थी आपकी ट्विंस के ऊपर स्टडी। यहाँ पे जैसे डच नेशन ने क्या क्या स्टडी करा, तो उन्होंने कैंसर रिलेशनशिप, ब्लड कैंसर रिस्क जो ट्विंस के अंदर देखे जाते हैं कि एक में है एक में नहीं है, या फिर दोनों में ही वो कंडीशन देखने को मिलती है, तो इन्होंने ये चीज स्टडी करी। और वैसे ही चाइना ने क्या क्या स्टडी करा कि ट्विंस के ऊपर एनवायरमेंट का क्या क्या रिस्पॉन्स रहता है, तो एनवायरमेंट और जेनेटिक्स को कोलैबोरेट करके चाइना ने स्टडी करा। क्या क्या बीमारियां थी, तो जैसे एस्थमा है, सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, पल्मोनरी वर्ड आ गया, कौन से पार्ट से रिलेटेड है? हाँ हाँ, मुझे हार्ट सुनाई दिया, बोला किसी ने, अच्छा नहीं, लंग्स है, लंग्स, पल्मोनरी वर्ड आ गया, लंग्स आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाएगा। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव, ऑब्स्ट्रक्शन होती गई बहुत लंबे अर्जे से, क्रोनिक वर्ड ऐड कर दिया। एंड इन्फ्लेमेटरी लंग डिजीज, इसी का एक एग्जांपल आ जाएगा। तो की टेक अवेज क्या निकल के आते हैं? जेनेटिक्स हो गया, एनवायरमेंट हो गया, आपके डाइट पैटर्न कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। एक दिन आपने क्रोन डिजीज पढ़ी थी, वहां पे यही तो पढ़ा कि डाइट पैटर्न चेंज हो रहे हैं अल्ट्रा प्रोसेस फूड की वजह से, इसके चांसेस और इंक्रीज हुए हैं। डाइट आ गया, गट माइक्रोबायोम, जो अच्छे बैक्टीरिया थे बॉडी के अंदर उनका नंबर अगर डिक्लाइन करे या फिर एक्सीड कर जाए, दोनों ही प्रॉब्लमेटिक होते हैं। तो ये सारे रोल प्ले करते हैं जो ट्विंस की ग्रोथ होती है। तो ये स्टडी के अंदर ये सारे फैक्टर देखे गए हैं। और ऊपर से एनवायरमेंट की कंडीशन कैसे बोल सकते हैं, आप नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में हो, एक तरफ साउथ पार्ट ऑफ इंडिया है, केरला का जो क्लाइमेटिक स्ट्रक्चर है, क्लाइमेट जब बोला डेकेड्स की बात मैंने करी, या फिर वेदर देख लो, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है। तो एनवायरमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए, ट्विन स्टडी क्लियर। इसमें से जो भी डाटा आपको याद रह जाता है एटलीस्ट उतना उठा लेना। और जब भी कभी ऐसे जेनेटिक्स के ऊपर बात चलती है, आपने ये नहीं बोलना अकेले कि सिर्फ जेनेटिक्स ही रिस्पॉन्सिबल है। एनवायरमेंट, जो डाइटरी हैबिट्स होती हैं आपकी, वो भी वहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और साथ में जो बॉडी का अपना माइक्रोबायोम है, बैक्टीरिया का हब है, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सारी चीजें आपने कोलैबोरेट करके ही लिखनी है, ठीक है? क्लियर? तो मोनोजाइगोटिक पूछे, डाई पूछे, कंडीशंस क्लियर है सभी को। एंड फिटस इन फीटू, कंजॉइंट ट्विंस, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो इस आर्टिकल से निकल के आती हैं, ठीक है?